ये कहानी है लू जुआंग की, जो सरकारी खजाने की चोरी में जेल में सजा काट रहा था। उसका कहना था कि वो बेगुनाह है। एक रोज मौका पाकर उसने एक पुलिस अधिकारी को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। मजबूर होकर अधिकारी शी लू जुआंग की बात सुनने के लिए जेल में आता है, जहां उसे उसकी बेगुनाही पर यकीन होता है और वह दोबारा से सरकारी खजाने की पड़ताल शुरू कर देता है। मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे किसी ने फंसाया है। जेल के गार्ड को मारने वाले का नाम लू जुआंग है। 2 साल पहले सरकारी खजाने की चोरी के मामले में संदिग्ध था। खजाने की चोरी के लिए गाओशान ने उसे पकड़ा तो सही, लेकिन उसे गाओशान का कत्ल कर दिया। उन्हें लूट की 2 बोरियां मिली लू जुआंग के घर पर। पिछले न्यायाधीश अधिकारी लियांग ने कई बार पूछताछ की, पर लू जुआंग ने कुछ कबूल नहीं किया। अगर खजाना ढूंढना है तो लू जुआंग को फांसी नहीं दे सकते, जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा सकते हैं। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अधिकारी शी आ गए। अधिकारी शी, मैं बेगुनाह हूँ। गाओशान ने खजाना चुराया है, उसने खुद मुझे बताया था। मैं कुछ माल हासिल करने के लिए उसे ब्लैकमेल करना चाह रहा था। खुद को बचाने के लिए मैंने उसे जान से मार डाला। मानता हूँ मैंने ये कत्ल किया है, लेकिन उस चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं। लू जुआंग, शांत हो जाओ, पहले इसे छोड़ो। अपनी बेगुनाही साबित करने का अगर मुझे मौका मिला तभी इसे छोड़ूंगा, वरना मार डालूंगा। चोरी का माल तुम्हारे घर से बरामद हुआ है। ये सब गाओशान ने मुझे फंसाने के लिए किया है। जब तक तुम ये साबित नहीं कर देते कि गाओशान ने तुम्हें फंसाने के लिए ये सब किया है, तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। हुजूर, मुझे जेल में 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, अब मैं कहां से सबूत लाऊंगा? जिस रात ये जुर्म हुआ, मैं कोर्ट में अपनी शिफ्ट कर रहा था। पांग सान और लिऊ जियाफा इस बात के गवाह हैं। मैंने खजाना नहीं चुराया, लेकिन वो इस बात को नहीं मानेंगे। हुजूर, अगर आप दोबारा ये जांच शुरू करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं सच कह रहा हूं। शीशिलून, तुम सिर्फ नाम के जज हो। अगर फिर से जांच शुरू नहीं करवा सकते तो इसे मारकर मैं खुद भी मर जाऊंगा। यान भाई, इसका खून बहना रोको। चुनलियान, जल्दी से वैद्य को बुलाओ। वैद्य जी, अब ये कैसे हैं? अधिकारी शी, इनका बहुत खून बह चुका है और सांसें भी दम तोड़ रही हैं। मुझे डर है कि शायद ये बच पाएं। वैद्य जी, ये नहीं मर सकता। इसको बचाने के लिए जो भी बन सके कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लू जुआंग, मैं शी शिलून हूं, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? मुझे बचा लो। हाँ, बोलो। लू जुआंग गार्ड की जान ले सकता था, और अगर वो ऐसा करता तो गार्ड बुरी तरह से जख्मी हो सकता था। लू जुआंग का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था। अगर उसे ऐसा ही करना होता तो वो पहले ही कर चुका होता। 2 साल तक अत्याचार नहीं सहता। शायद वो आपका इंतजार कर रहा था। हाँ, लू जुआंग ने कहा था कि घटना के रोज वो कोर्ट में अपनी ड्यूटी कर रहा था। वहां 2 गवाह भी मौजूद थे, तो वो ये जुर्म कैसे कर सकता था? इतने अहम सुराग को अधिकारी लियांग ने नजरअंदाज कैसे किया? मुमकिन है उसके घर से जो चोरी का माल बरामद हुआ उसकी वजह से। पांग सान और लिऊ जियाफा से पूछताछ करते तो मामला साफ हो जाता। हाँ, अधिकारी लियांग ने पड़ताल क्यों नहीं की? मुझे डर है मामला पेचीदा है।
कितनी प्यारी आवाज है, दिल को छू जाती है। हालांकि जो बाजा बजा रही है वो बेचारी गम की मारी लग रही है। क्या आप धुन की आवाज से इंसान की भावनाओं को समझ लेते हैं? मुझे जो लगा मैंने कह दिया। जो गाना वो गा रही है वो अपना दुख जाहिर कर रही है। एक दुखी इंसान साज की आवाज में कभी भी अपने दुखों को छुपा नहीं सकता। इस जगह को देखकर लगता है ये कोई अमीर जाती है। फिर इतने दुख और अकेलेपन की क्या वजह हो सकती है? तियानबा, झांको मत। लो जुआंग के बयान का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो कोर्ट में काम करता था। जाहिर है पांगसान और लियू जियाफा के भी बयान मौजूद नहीं होंगे। हाँ, आखिर रिकॉर्ड में है क्या? लो जुआंग 32 साल कोर्ट में पहरेदार था। खून के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ था। उसके घर की तलाशी हुई तो उसके घर से लूट की 2 बोरियां बरामद हुई। उसके बाद कुल 16 सुनवाई हुई। उसने कहा कि उसे फंसाया गया और वो बेकसूर है, उसे गाओशान ने फंसाया था। क्या इसमें लू जुआंग के पारिवारिक हालत का भी जिक्र है? हाँ, उसकी शादी नहीं हुई। जैंगडू में उसकी कोई चचेरी बहन है, नाम है डी यूनहुई, गाओशान की पत्नी है। लू जुआंग और गाओशान रिश्तेदार थे। गाओशान के बारे में क्या है? गाओशान उम्र 27 साल कोर्ट में पहरेदार था। गाओशान और डी यूनहुई कोर्ट के बाहर 9 जुगाने लेन में रहते थे। गाओशान की मौत के बाद अधिकारी लियांग ने डी यूनहुई से पूछताछ की। उसे कुछ भी नहीं पता था। गाओशान के घर की तलाशी ली गई थी? हाँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं मिला। क्या गाओशान का कोई रिश्तेदार है? उसका कोई जिक्र नहीं है। वारदात कब हुई थी? 8 अप्रैल 2 साल पहले, रात के 1 से 5 के बीच। गाओशान की मौत से कितने दिन पहले से ये मामला चल रहा है? ये मामला हुआ 8 अप्रैल को और वो मरा 29 जून को। 81 दिनों में। लू जुआंग कब गिरफ्तार हुआ? जिस रोज गाओशान मरा, यानी 29 जून। तुम्हें क्या लगता है? कई लोग शामिल हैं। आपको क्या लगता है? मामले की फिर से तहकीकात करेंगे। पांगसान, तुम यहीं रुको। तियानबा, लियू जियाफा को दूसरे कमरे में ले जाओ और इंतजार करो। जी हाँ। पांगसान, तुम 8 अप्रैल को क्या कर रहे थे 2 साल पहले? हाँ हुजूर शी, उस वक्त तो मैं कोर्ट में काम करता था। तुम्हें इतनी अच्छी तरह से कैसे याद है? उस वक्त एक बड़ा हादसा हुआ था, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। हमारी निगरानी में सरकारी खजाने की चोरी हुई थी। हमसे पूछताछ हुई थी, टॉर्चर भी किया गया था, नौकरी से भी निकाले गए। तुम्हारे काम का समय क्या था? रात 11 से सुबह 5 तक। उस रात तुम्हारे साथ और कौन नाइट ड्यूटी कर रहा था? लियू जियाफा और लू जुआंग। क्या उस वक्त तुम तीनों एक साथ थे? जी हाँ। लू जुआंग शौच के लिए गया था। उसे कितना समय लगा था? ज्यादा नहीं, शायद मुश्किल से आधा घंटा। वो जब गया हुआ था तब तुम क्या कर रहे थे? हम खजाने के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। ट्रायल के वक्त जज कौन था? न्यायाधीश अधिकारी लियांग। तुमने क्या कहा था? मैंने यही कहा था, अगर मैं कुछ कहता तो फटे तक मारते। ठीक है, बस यही जानना था। अब तुम जा सकते हो। जी हुजूर। क्या कहा उसने? वो तीनों साथ में थे अपनी शिफ्ट के दौरान। इतनी बड़ी बात कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है? अधिकारी लियांग सेवा मुक्त हो चुके हैं। उनकी जगह सचिव अधिकारी वैन है और वो अब भी जियांगडू में है। न्यायाधीश अधिकारी शी आ गए हैं। अधिकारी वैन, मैं जियांगडू का नया न्यायाधीश हूँ, शी शिलुन। स्वागत है।
आइए इस तरफ, कृपया बैठ जाइए। अधिकारी शी, शुरू कीजिए। अधिकारी वेन, पहले आप। अधिकारी वेन, मैं अचानक आने के लिए आपसे माफी चाहता हूं। अरे कोई बात नहीं। सरकारी खजाने की चोरी के बारे में कुछ पता है आपको? एक दिन गाओशन पिया हुआ था और अपनी शेख ही बघार रहा था कि वो भविष्य में ज्यादातर कोठे पर जा सकेगा। मैंने उससे पूछा उसके लिए इतने सारे पैसे आएंगे कहां से। तब उसने कहा खजाने में पैसा था। जब उसका नशा उतर गया मैंने उससे दोबारा पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद मुझे चोरी की 2 बोरियां अपने घर में मिली। उन पैसों पर सरकारी मोहर लगी हुई थी। मैं सोच ही रहा था कि ये जरूर सरकारी लूट का मामला होगा। ये एक बहुत बड़ा मामला है। सरकारी खजाने से 800 तोला चोरी हो गया। उसके बाद शाही निरीक्षक का ध्यान भी इस पर चला गया। न्यायाधीश यांगजू ने इसे हल करने का हुक्म दिया। 2 महीने बीत गए पर मामला हल नहीं हुआ। ऊपर से उस छोटे से इलाके जियांगडू पर बहुत बड़ा दबाव था। हमसे ऊंचे पदों वालों को सजा दी गई। उस इलाके में सरकार और परिवहन विभाग शामिल थे। कत्ल होने से पहले ही लूट का माल लूजवांग के घर में बरामद हुआ, वो भी उस वक्त जब हर कोई चैन की सांस ले रहा था। मैंने कहा तुम चाहते हो इतना सब देखकर भी मैं खामोश बैठा रहूं जब तक तुम इसमें 20 तोला और नहीं डाल देते। हमारी बहस हुई और हम लड़ने लगे। मुझसे भूल हो गई और मैंने उसे मार डाला। आखिर हमें तकलीफों से छुटकारा मिला। अधिकारी लियांग की इज्जत बच गई है ना? सिर्फ अधिकारी लियांग का ही नहीं, मेरी जगह कोई और होता तब भी यही बात लागू होती। लूट की सिर्फ 2 बोरी मिलने के बाद मामला इतनी आसानी से हल हो गया। अपराधी को पकड़ के चोरी का माल बरामद किया। हमने मामले की पूरी सफाई दी। जितना जल्दी मामला हल हो उतना अच्छा है। उसने बताया कि जब वो अमीर हो जाएगा तो कोठे पर जाएगा। कौन से कोठे पर? शंगसिन हाउस। जहां तक मुझे पता है घटना के रोज लूजवांग पांगसान और लिू जियाफा के साथ न्यायालय में अपना काम कर रहा था। पांगसान और लिू जियाफा साबित कर सकते हैं कि लूजवांग के पास अपराध करने के लिए वक्त ही नहीं था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या ये मुकदमे के रिकॉर्ड में मौजूद है? नहीं। जब रिकॉर्ड में ही मौजूद नहीं है मतलब ये झूठ है। अधिकारी शी, जरा सोचिए, इतने बड़े सुराग को अधिकारी लियांग बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करता। इसके अलावा जियांगडू उच्च न्यायालय के इस फैसले को राज्य सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकारा था। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उच्च न्यायालय से बढ़ के माना जाता है। सही कहा ना अधिकारी शी? अगर लूजवांग ने खजाना चुराया भी था तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसे सजाए मौत क्यों नहीं दी? उन्हें अब भी बाकी का लूट का सामान नहीं मिला। उसे मौत की सजा देने की किसी में हिम्मत नहीं। अगर उसे सजाए मौत दे दी गई और सरकार ने खजाने के बारे में पूछ लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों कोई फटे में पैर डालेगा? इससे तो बेहतर है लूजवांग जेल में सड़े। इसी बहाने कुछ और साल जी लेगा। सही है ना अधिकारी शी? एक इंसान की जिंदगी दांव पर लगा दी, वो भी सिर्फ अपनी शान बचाने के लिए। कैसा बेकार अधिकारी है, भ्रष्ट कहीं का। एक मिनट, तुम यहीं रुको। हुजूर, टियानबा ने डी यूनहुई को ढूंढ लिया। ओह, उसे यहां लेकर आओ।
हुजूर। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं, खड़ी हो जाओ। डी यून हुई, तुम्हारे भाई लू जुआंग ने हमेशा तुम्हारे परिवार का ख्याल रखा है। गाओशान को भी गार्ड की सरकारी नौकरी लू जुआंग ने किसी से कहकर लगवाई थी। हम एक परिवार जैसे ही थे। भले ही हम अमीर नहीं थे, मगर खुशहाल थे। मैंने तुम्हारा बयान पढ़ा है, क्या वो सब सच है? हाँ, सब सच है। गाओशान के कत्ल से पहले तुम दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे, जान सकता हूँ किस लिए? वो रोज बाहर जाकर देर रात तक पीता था, बस यही वजह थी। वो पीने के लिए रोज जाता था? उसके महीने की पगार तो बहुत कम थी, जो सिर्फ उसके गुजारे के लायक थी। उसके पास पीने के लिए इतने पैसे कहाँ से आते थे? हुजूर, मुझे यकीन है कि आपको पता होगा, वो एक सरकारी नौकर था। लोग अक्सर उससे मदद मांगने आया करते थे, बदले में उसे काफी रिश्वत मिलती थी। वो किसके साथ पीता था, जानती हो? मैंने उससे कई बार पूछा। उसने बताया कि वो अपने सरकारी नौकरी के दोस्तों के साथ पीता है। किस विभाग में? परिवहन। उसके दोस्त कौन कौन थे? मैंने कभी पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा तुमने? मुझे लगता था कि वो अक्सर औरतों के साथ पीते हैं और मुझसे छुपाते हैं। यही वजह थी उसके झूठ बोलने की। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? औरतों को आदमी के जिस्म की खुशबू से पता चल जाता है। इसके अलावा गाओशान हमेशा अपने चेहरे पर पाउडर लगाता था, वो उसकी खुशबू थी। मैं उसका पीछा करके पता लगाना चाहती थी कि आखिर वो कहाँ जाता है, लेकिन उसे पता चल जाता था और वो तेजी से निकल जाता था और मैं उसे पकड़ नहीं पाती थी। तुमने अपने बयान में कहा कि शराब पीने के बाद जब वो घर लौटता था तो गाओशान कोई धुन गाता था। सही सुना। कौन सी धुन थी वो? वो पारंपरिक धुन गाते थे। मुझे याद है वो अक्सर कुछ पंक्तियां गाया करते थे। तुम्हें जो भी याद है हमें सुनाओ, ठीक है? पतझड़ खत्म होते ही एक लड़की आईने के सामने, फूलों के बीच बिखरी जुल्फों में। वो हमेशा से यही कुछ पंक्तियां गाता था। गाओशान ताइजू यांगजू का रहने वाला था, है ना? असल में उसका घर कहाँ था? वानशो शहर के लुजियाओ गांव में। ठीक है, तुम कुछ देर के लिए आराम कर सकती हो। जी हुजूर। शाबाओ, इन्हें ले जाओ। जी हाँ, इस तरफ। कोठों पर जाना, गाने का शौक, और जियांगडू में तो कई कोठे हैं, तो गाओशान सिर्फ चियांशिन हाउस क्यों जाता था? मुझे नहीं लगता। लू जुआंग को शायद इतना ही पता था। हमें पड़ताल करनी होगी। उसके लोग परिवहन विभाग में हैं। जांच करके देखो। वांचो शहर के लुजियाओ गांव में। तियानबा से पड़ताल करने के लिए कहो। आप ठीक कह रहे हैं हुजूर। लू जुआंग और डी यून हुई की बातों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उन पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले हमें सबूत की तफ्तीश करनी होगी। हुजूर, परिवहन विभाग के अधिकारी के कल अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाएंगे और उपहार तो आपने खरीदा ही नहीं। हाँ, अरे हाँ, अच्छा। शाबाओ, तुम लाल कागज तैयार रखो। जी। क्या आप सिर्फ यही देंगे? कितना घटिया उपहार है। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। अधिकारी शी की हस्तलिपि अनमोल है। हुजूर शी पधार चुके हैं। अरे आइए आइए अधिकारी शी, माफ कीजिए आपका स्वागत नहीं कर सका। बधाई हो अधिकारी के। आपका स्वागत है, आइए पहले आप यहाँ बैठ जाइए। अधिकारी शी, कैसे हैं आप? अधिकारी लियू, आपने बहुत मेहनत की है। अधिकारी शी यहाँ बैठिए। ओह, आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ, आप यहाँ बैठ जाइए। अधिकारी शी, माफी चाहूंगा। आप सभी से माफी चाहूंगा।
सभासद वैंग, आइए बैठिए बैठिए। अधिकारी लियांग, अधिकारी के बधाई हो। माफ कीजिए, मैं स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं था। आइए बैठिए बैठिए। ताजुब है, अधिकारी के कितने दिलदार हैं। वो हर चीज में माहिर है। अधिकारी के अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते जी हैं। हाँ, मिलकर भले ही मनाएंगे। वो गरीब हो लेकिन रुतबा आइए, बनाए आइए, रखते हैं। आइए। आपका स्वागत मैंने सुना है कि आइए, आइए। मिसेस के पिता अधिकारी सिंह राज्यपाल हैं। इतना ऊंचा पद है। श्रीमती के बड़े घराने की हैं और अधिकारी के गरीब घराने से हैं। फिर भी अधिकारी सिंह ने दोनों की शादी करा दी। अधिकारी के की काबिलियत देखकर और संस्कार भी उन्होंने शादी करा दी। वो आगे जाकर बहुत ही कामयाब बनेंगे। श्रीमती के आ रही हैं। बधाई हो। बहुत बधाई हो। आप सभी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। शबाओ, बधाई हो मिसेस के। धन्यवाद। धन्यवाद अधिकारी शी। अधिकारी शी बैठ जाइए। अधिकारी लियू बैठ जाइए। खाना परोसो। खाइए खाइए अधिकारी लियू। क्या तुमने इसे देखा है? बहुत अच्छा बजा रही है। हाँ, वो तो है। मैं ही रुकियान हूँ। नमस्ते श्रीमती के। श्रीमती के, मुझसे न्यायाधीश जियांगशु और अधिकारी ली मुशे ने ये धुन बजाकर आपको आपके जन्मदिन पर बधाई पेश करने की विनती की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अधिकारी ली। मैं आपके लिए एक छोटा सा उपहार पेश करना चाहती हूँ। गुस्ताखी के लिए मैं आप दोनों से माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। की कहानी है। इस आदमी की 2 पत्नियां थीं, साई बोजी और जाओ बुनियांग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया क्या तुमने। बढ़िया मुझे तो बहुत क्या बात है। वाह। श्रीमती के, अब मैं इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद कुमारी है। अरे ये क्यों जा रही है? पता नहीं क्यों जा रही है। क्या आप सच में जा रही हो कुमारी जी? चुनलियान आ गई। रात गए तकलीफ के लिए माफी चाहूंगा। बैठो बैठो। चुनलियान, तुम्हें रुकियान का गाना और डी यूनहुई ने जो गाया था, दोनों धुन एक सी नहीं लगी?
उसने पीपा की कहानी का मुखड़ा गाया था। लू जुआंग ने बताया था कि गाओशान अक्सर क्यांगशिन हाउस जाया करता था। क्यांगशिन हाउस की सबसे बड़ी रौनक ही रुकियान है। मुझे भी आज ही ये पता चला। ये रुकियान, ये कोई मामूली औरत तो नहीं है। उसकी खूबसूरती और हुनर किसी भी मर्द को अपना दीवाना बना सकते हैं। वो हमदर्दी का दिखावा कर रही थी, लेकिन वो पूरी तरह अपने होश में रहकर अपने गुरूर और अपनी अदा को बस में किए हुए थी, जो किसी भी मर्द को उसके आगे घुटनों के बल ला सकती है। क्या अदा है! चुनलियान, तुम्हें मेरी बात पर हंसी आ रही है? तुम मेरी बात से सहमत हो या नहीं? हुजूर, आप एक आदमी हैं। मतलब मेरी बात से सहमत हो? एक आम आदमी उस जैसी औरत के चक्कर में नहीं पड़ेगा। उसे पाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और गाओशान तो आम आदमी था। मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह की जगह पर जाने के लिए वो काफी पैसा खर्च करता होगा। मेरी सालाना तनख्वाह 4.5 लाख है। मुझे नहीं लगता मैं वहां जा पाऊंगा। गाओशान के लिए तो और भी मुश्किल होना चाहिए। मान लेते हैं डी यूनहुई सच बोल रही है कि वो रिश्वत से महीने में अच्छा कमा लेता था, फिर भी ऐसी जगहों पर जाना आसान नहीं होना चाहिए। गाओशान वहां अक्सर जाता था या फिर कभी कभार? अब समझी। मुमकिन है गाओशान से जुड़े हुए लोग शायद सुराग नहीं हैं, लेकिन जब ये बात आती है कि गाओशान ने पैसे कहाँ लुटाए, तब ये सुराग नजर आता है। जियांगडू शहर के आसपास कुल मिलाकर 17 चाय की दुकान और भोजनालय हैं, और पिंगताम को मिलाकर हमने 16 की जांच पड़ताल भी कर ली है। हुजूर के किसी ने आपके लिए नाश्ता भेजा है। यहीं रख दो। जी हुजूर। आज रात मैं अकेली हूँ, इंतजार करूंगी। माफ करना, क्या ये लुजिया गांव है? हाँ, आप सही जगह पर हो। ठीक है। अरे चाचा, आइए। यहाँ कोई गांव परिवार रहता है क्या? गांव परिवार? उन्हें गए हुए 2 साल हो गए। कहाँ गए बता सकते हैं? शहर चले गए। शहर के खर्चे तो बहुत ज्यादा होते हैं ना? हाँ, गांव परिवार की किस्मत चमक गई। वो कैसे?
मैंने सुना है उनका बेटा कारोबार से अमीर बन गया। कौन सा बेटा? उस परिवार में 3 बेटे हैं, मुझे नहीं पता कौन सा वाला। शहर में वो किस जगह पर रहते हैं आपको पता है? आप उसे वांचू शहर में ढूंढिए। हाँ, सही कहा, शुक्रिया। अधिकारी शी। मिस रुकियान, बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं अधिकारी शी। आपके बारे में सुना है कि आप किस तरह लोगों के मामले हल करते हैं। आपकी दिल से इज्जत करती हूँ। जरूर आप किसी खास मकसद से आए होंगे। मुझे आपसे इज्जत से पेश आना चाहिए। किसी भी तरह की तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मिस रुकियान, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। जी बिल्कुल अधिकारी शी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ दिन पहले मैं क्यानशिन हाउस के पास से गुजर रहा था और मैंने आपको गाते हुए सुना था। हालांकि तब मुझे पता नहीं था कि वो आप थे जो गा और बजा रही थी। आपकी आवाज में इतनी मिठास थी कि 3 दिनों तक मेरे कानों में गूंजती रही। ये तो आपका बड़ापन है अधिकारी शी। अब मैं सोचता हूँ वो खूबसूरत आवाज आपकी थी। हालांकि गाने वाले की आवाज में बहुत दर्द था। इत्तेफाक से जब मैं श्रीमती के जन्मदिन पार्टी में था तब मैंने आपको वहां वही गाना गाते हुए सुना। खैर, आपने माहौल में 4 चांद लगा दिए थे और उस दर्द को जाहिर होने नहीं दिया। क्या खूब गाया था आपने। अधिकारी शी, चाय ठंडी हो रही है। अरे हाँ, अधिकारी शी, आपको चाय कैसी लगी? कमरे की खुशबू इतनी तेज है कि चाय की खुशबू पता नहीं चली। उस दिन जश्न के दौरान आपको मेरा दर्द उस खुशनुमा माहौल में सुनाई नहीं दिया। पीपा की कहानी का गाना मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। मुझे उस जश्न में सख्ती से सिर्फ गाने के लिए कहा गया था। लगता है आप ऑफिसर के काफी करीब हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ऑफिसर के अक्सर यहाँ आते हैं। वो एक बार अपने दोस्त के साथ आए थे। मुझे उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद मैंने उन्हें यहाँ दोबारा कभी नहीं देखा। वो एक पारिवारिक इंसान है, तो जाहिर है वो सबसे पहले अपना परिवार देखेंगे। सुना है कोई सरकारी ओहदेदार आपके इश्क में आपके आगे झुक गए थे। वो कौन थे? मुझे कैसे पता होगा? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? गाउशान, मैंने सुना है वो अक्सर यहाँ आया करता था। हाँ, वो अक्सर आता था। लेकिन आपने उसका जिक्र क्यों किया? मैं समझना चाहती हूँ। वो सरकारी खजाने की चोरी के मामले में शामिल है, तो मुझे नहीं पता वो इसमें शामिल है या नहीं, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए ये बिल्कुल गलत जगह है। समझदार लोग अफवाहों पर यकीन नहीं करते। अगली बार कोई अफवाह सुने तो मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होगा। जी बेहतर। चलिए, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। फिर मिलेंगे। जी जरूर अधिकारी शी। अच्छा मिस रुकियान, एक चीज और है जिसके बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन हूँ। अगर गाउशान जैसा इंसान यहाँ एक बार आता है तो कितने पैसे लगते हैं? मेरे लिए तो सारे ग्राहक एक समान हैं। वक्त और गाने पर निर्भर करता है जो मैं गाती हूँ। ग्राहक ज्यादा देना चाहे तो आप उसे कबूल करेंगी? जी बिल्कुल। लगभग कितने? 1000-2000। अगर मैं यहाँ आऊँ तो? ये मेरी खुशकिस्मती होगी। माफ करना, मैं मजाक कर रहा था। चलिए अभी के लिए मैं चलता हूँ। आने के लिए धन्यवाद। क्या चाहिए आपको?
मैं चाहता हूँ कि आप गांव परिवार के बारे में पता लगाएं जो लूजिया गांव से यहाँ आई है। मैं बस एक मामूली सा सिपाही हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है, आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। 300 से अधिक परिवार है। आप अधिकारी जिया से पूछ सकते हैं। अगर उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है फिर अधिकारी बाबू से पूछेंगे। मेहमान के लिए चाय लाओ। अधिकारी शी बैठ जाइए। पहले आप। ठीक है। काउंसलर साहब, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। जी बिल्कुल। 2 साल पहले सरकारी खजाने में जो चोरी हुई थी उस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं? जी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा अधिकारी शी। जो कुछ मुझे पता है मैं आपको सब बताऊंगा। उस घटना के बाद जियांगडू में सभी लोग घबराए हुए थे, यहाँ तक कि अधिकारी लियांग और ऑफिसर वेन को भी जिम्मेदार ठहराया गया। उनकी आधे साल की तनख्वाह काट ली गई थी। उस वक्त के न्यायाधीश शांजो ने यह तक कह दिया था कि मामला हल नहीं हुआ तो अधिकारी लियांग को सजा होगी। अधिकारी लियांग इतना घबरा गए थे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो मरते मरते बचे। सहायक ऑफिसर वेन को पद से हटा दिया गया। परिवहन विभाग में काम करने वाले कई लोगों को भी निकाल दिया गया। हर किसी को आपकी फिक्र लगी थी। किसे निकाला गया था? परिवहन विभाग के लोगों को। जियांगडू परिवहन विभाग के असिस्टेंट को निकाला था। जो बंदा खजाने की देखरेख करता था उसका तो लिंगनान से ही निकाला हो गया। और यांगजू परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों को भी निकाला, उन्हें सजा हुई। उस वक्त जियांगडू परिवहन विभाग का सहायक कौन था? अधिकारी लिू याओजू। क्या वो अभी वही हैं? वो मर गया। उसकी जगह कौन आया है? ओह, अधिकारी क की सहायता करने से पहले वो परिवहन विभाग के कार्य प्रभारी थे। उसके साथ जो था उसे निकाल दिया गया, इसे क्यों बख्श दिया गया? वो खजाने का कार्य प्रभारी था, जबकि ये परिवहन का। परिवहन विभाग का ओहदा बहुत फायदेमंद होता है, वो बड़े काम है, उसके लिए लोग आपस में लड़ते हैं। परिवहन विभाग यहाँ किसी को भेजना चाह रहा था, लेकिन फिर सुनने में आया कि न्यायाधीश साहब ने के त्यानचिंग को नियुक्त किया, क्योंकि एकदम से हालात पलट गए थे। ऐसे में वही संभाल सकते थे क्योंकि वो कामकाज से वाकिफ थे। मैं तो यही कहूंगा कि अधिकारी के बहुत किस्मत वाले। सब वो आप आ गए। चलिए कमरे में चलते हैं। क्या हुआ, आप अब भी नाराज हैं? मैंने आपके लिए ही गोवा गार्डन में घर खरीदा है। मैं आपके ऊंचे रुतबे को जानती हूँ, आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। एक बात का जवाब दो, मेरी पत्नी के जश्न में तुम बिना बुलाए क्यों आई थी? न्यायाधीश और अधिकारी ली ने गाने के लिए बहुत इल्तिजा की थी, मैं मजबूर थी। अधिकारी ली को कैसे पता होगा मेरे घर में क्या चल रहा है? झूठ बोल रही हो तुम। अधिकारी ली ने ही मुझे भेजा था, ये गलत है। पीपा की कहानी जो तुमने जश्न में सुनाई थी वो मेरी तरफ इशारा था। तुम क्या चाल चल रही हो? चाल चल रही हूँ? क्या बेहुदा बात है। मुझे बस देखना था आपकी पत्नी कितनी खूबसूरत है। हालांकि वो खूबसूरत तो है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। तलाक लेकर मुझसे शादी कीजिए। बस अब बहुत हो गया। मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, मुझे तलाक देने को कह रही हो? तुम मुझे मरवाना चाहती हो क्या? किसका डर है? अपने ससुर का जो राज्यपाल है। क्या बकवास है, उससे डरूंगा मैं? आज मेरे पास जो कुछ भी है मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया, उसने कुछ नहीं दिया मुझे। फिर आप डर क्यों रहे हैं? इसीलिए कि आपके करीबी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, या इसीलिए कि मैं रुकावट ना बन जाऊं? आप तो हमेशा कहते थे कि आप एक मर्द हैं। क्या मतलब मैं मर्द नहीं हूं? मैं चाहती हूं हम एक हो जाएं। ठीक है कुमारी है, मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। ये मेरी भूल थी जो मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया।
मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। नहीं, रुकिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरे ससुर हुकूमत में ऊंचे पद पर हैं। वो मुझे कभी इस बात की इजाजत नहीं देंगे। अगर मैंने उनकी बेटी को तलाक दे दिया तो क्या वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे इतनी बेइज्जती के बाद? तो फिर हम भाग जाएंगे। क्या कहा? हम भाग जाएंगे? तुमसे कहा ना, मुझे मजबूर मत करो। नहीं नहीं तियांगचेंग, तुम पर क्या मैंने कम पैसा लौटाया? तुम्हें यही लगता है ना तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? पैसे तुम्हारे मुंह पर मार सकता हूँ, पीछे छोड़ने का क्या लोगी? बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बोलो। अब आप मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। बेहतर होगा हम बहस ना करें। सुनिए तियांगचेंग, रुकियान के पिता ताइजू में नमक के व्यापारी थे। रईस घराने की थी वो। माँ जन्म देने के बाद बीमार पड़ गई और चल बसी। अपनी पत्नी खोने के बाद पिता को जुए की लत लग गई और एक ही रात में सब कुछ गंवा बैठा था। उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और वो भी चल बसे और ही रुकियान को इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। सुनिए, श्रीमती वोंग कहाँ मिलेंगी? मैडम वोंग वो वहाँ पीछे हैं। ओह, श्रीमती वोंग। कौन है? जी आप कौन हैं? मैं पुलिस की ओर से आई हूँ। पुलिस से हैं? हाँ हाँ, आप अंदर आइए ना। आइए बैठिए। धन्यवाद। श्रीमती वोंग, क्या आप रुकियान को जानती हैं? क्या कहा? रुकियान? हाँ मैं उन्हें जानती हूँ। आप अक्सर उससे मिलती हैं? वो अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करवाती थी। हमेशा की तरह इस बार भी एक आदमी आया था। और वो आदमी कौन है? कहाँ मिलेगा? पिछले रिकॉर्ड की जानकारी के हिसाब से इन्हीं 5 बक्सों का इस्तेमाल खजाना रखने के लिए किया जाता था। संभाल के। वो अंदर है। आइए यहाँ पे। ये है लियू। टोंगजिंग की कब्र की देखरेख यही करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रुकियान कैसी हैं? कुमारी जी बहुत खूबसूरत है, पर हाँ वो बहुत खूबसूरत है। आप मेरे साथ जियांगडू चलेंगे रुकियान से मिलने? आप चाहती है कि मैं जियांगडू जाकर कुमारी रुकियान से मिलूं?
कोई मुश्किल नहीं है। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलें और उससे कुछ कहें। नहीं, आप मुझे वहाँ क्यों ले जाना चाहती है जबकि कुमारी सने काउंटी में है? सही कहा। आप कौन से साल की बात कर रहे हैं? कुछ सालों से जियांगडू में रह रही है ना वो? नहीं, उन्होंने फैंग परिवार के 5वें बेटे से शादी की है और फैंग परिवार आज पीढ़ियों से साने काउंटी में रह रहा है। हाँ, सच में? फैंग परिवार में उसकी शादी हुई? वो शादीशुदा है? हाँ। कुमारी फैंग, कुमारी फैंग, वो रही। आइए। कुमारी फैंग, ये जियांगडू सरकार की तरफ से आई है। जियांगडू से? हाँ। मुझसे मिलने के लिए? मुझे माफ कीजिएगा, क्या आप ही रुकियान हैं, टोंगजिन की बेटी, ताइजू के नमक के व्यापारी? मैं ही हूँ। कुमारी रुकियान, आप मुझे बताइए कौन है जो आपकी पहचान चुरा सकता है? हाँ, साथ ही साथ आपका नाम भी। तुम यहाँ पर कैसे? महारानी जी आपको बुला रही हैं। दिखता नहीं मुझे, अभी काम है। हुजूर आपको जाना चाहिए। महारानी। क्या हुआ उन्हें? किसी ने कुछ कहा उनसे? जाते ही आपको पता चल जाएगा। तिएनचेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बाहर दूसरी औरत से रिश्ता रखो? तुम्हें ये डर नहीं है कि मेरा बाप तुम्हें मार देगा? लेकिन ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तुम दोनों की नजरें आपस में बातें कर रही थी जैसे कोई चक्कर हो। भले ही किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन मैंने साफ साफ देखा है। मेरी नजरों में देखा? अरे मैंने बस ऐसे ही देख लिया होगा। मैं तो ये जानता तक नहीं वो कौन है। तो तुम्हें नहीं पता कि वो कौन थी? कल रात तुम कहाँ गए थे? मैं पीने गया था। झूठ मत बोलो, तुम उसी हेज से मिलने गए थे। काओ जी। क्वीन के कानून विस्तार से बताओ। क्वीन के कानून के मुताबिक जिस किसी का भी चक्कर हो उसे 80 कोड़े लगाए जाते हैं। कुछ और भी सजा दी जा सकती है। तुम जा सकते हो। जी। बेशक मैं कल रात पीने के लिए गया था, बेशक मैं शियानशिम हाउस में गया था, लेकिन मेरे साथ वहां कुछ और लोग भी गए थे। मैं मुश्किल से 1-2 बार ही रुओ कियान से मिला हूं और उसका गाना सुना है, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया उसके साथ। तुमने अभी अभी कहा कि तुम उसे जानते तक नहीं हो। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी शक्ल बता रही है। मुझे तुम दोनों के बीच का रिश्ता दिख गया है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? क्या ऐसा कौन सा रिश्ता नजर आ गया तुम्हें? नाजायज रिश्ता। इतने भोले मत बनो तुम। देखो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। सच्चाई बता दो, वरना मेरे बाप को ही जवाब देना। अपने बाप की धमकी मत दिया करो मुझे। क्योंकि तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हारी नजरों को अच्छे से पहचानती हूँ। ये सच है या नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि आज मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे बाप की मेहरबानी से है? पिताजी ने कभी सीधे सीधे मदद नहीं की, लेकिन सरकारी महकमे में सभी को पता है कि तुम उनके दामाद हो। यही तो, बस यही तो। क्या इसी वजह से उनका मुझे देखने का नजरिया बदल गया है? पता नहीं खुद को क्या समझते हो। तो अब तुम भी मुझे ऐसा कहोगी? हाँ, तुम भी? किसी और ने भी ऐसा कहा है क्या? रुक जाओ,
जवाब दो। जानती हो तुम्हें इससे चोट पहुंचती है, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारी इश्कबाजी की ये वजह नहीं हो सकती। तुम्हें हमारे पूर्वजों के उसूल पता है ना, सट्टेबाजी और कोठेबाजी बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा जो सिंह परिवार के उसूल के खिलाफ होगा? दूसरे कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपना हुनर बेचती है। तब भी वो एक तवायफी है। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई अच्छी औरत पसंद आती है तो तुम मुझसे कहो, मैं खुद तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी, ठीक है? हुजूर, आपके लिए एक खत है। आज हमारी 5वीं सालगिरह है, तुम्हारा इंतजार करूंगी। यूहुआन। जी मेम साहब। क्या वो आए? जाकर देखो एक बार। जी मेम साहब। समेट लूंगी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं ये सब समेट लूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेम साहब, काफी देर हो चुकी है, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। चलिए आराम से मेम साहब, आराम से। मेम साहब, गाओशन के पिता गाओ शुइगेन का नाम वानशू टाउन के रजिस्टर में मौजूद नहीं है। जिया लीडर को गाओ परिवार का घर शहर में मिला, वो भी तब जब उसे उस गार्ड का घर मिला जो लुइजा गांव में मौजूद था। गाओ परिवार ने चोरी से घर खरीदा है, वो भी बिना पंजीकरण के। वो लोग इसी बात को छुपा रहे हैं। कितने में खरीदा? तकरीबन 50 लाख समझ लीजिए। ओहो, इतनी बड़ी रकम जमा करने में तो मुझे 4 साल लग जाएंगे। गाओशान के दोनों भाइयों का यूं अमीर बन जाना आपको अजीब नहीं लगा? उसमें से एक अचार की दुकान चलाता है, लेकिन धंधा मंदा है। दूसरा बीमार है, इसलिए फिलहाल घर में ही पड़ा है। सवाल यह है कि ये 50 लाख इनके पास आए कहां से? मैं ताइजू मजिस्ट्रेट से इस मामले की छानबीन करने के लिए कह सकता हूँ। उनके घर की तलाश ले और उनकी हकीकत का पता लगाए। लेकिन उसका परिवार बेवकूफ नहीं है। वो इतने होशियार भी नहीं है। आखिरकार 15 लाख जो मिले उसी के भाई के घर से, जिसने अचार की दुकान खोली है, और नोटों पर सरकारी मोहर है। 70 लाख की चोरी हुई है, लेकिन असल में 50 करोड़ की चोरी हुई है। खजाने की दीवार 10 फीट ऊंची है। अगर कोई सब चुरा भी लेगा तो भी सीढ़ी के बिना भागना मुश्किल है। और तो और घटना की रात 4 पहरेदार भी वहीं गेट पर मौजूद थे। वो लोग हर घंटे में उस जगह का चक्कर लगाते हैं। अगर चोरों को 1 घंटे में ही अपना काम तमाम करना हो एकदम चुपचाप, तो तुम्हें नहीं लगता
ये एक आदमी का काम नहीं है। खजाना गाओशान ने लूटा, लेकिन फायदा परिवार को हुआ। रुकियान को भी उसका फायदा पहुंचा। वो रुकियान पर फिदा था और उसका दिल जीतने के लिए उसने सारी हदें पार कर दी। ये भी मुमकिन है कि गाओशान को इस चोरी के लिए उसने उकसाया हो। अब तक मैंने जितने भी मामले हल किए हैं, आखिर में न जाने कितनी नामुमकिन चीजों का खुलासा होता है। आइए मेम साहब। नमस्ते मेम साहब। ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह घुटनों के बल क्यों बैठी हुई हो? मेम साहब, मैंने अपने और तियांग चेंग के बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी। क्या बताना चाहती हो? हम दोनों ने आपकी पेट पर खंजर घोंपा है। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती हूँ। मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगी। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। दिल चाहता है तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूं। बोलो, क्या गुल खिलाया है तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी इतनी जरूरत नहीं कि बिना सबूत के कुछ बताऊं। इसे देखिए, यकीन करना ना करना आपके ऊपर है। मेरे ख्याल से आप उनके रुमाल को तो पहचानती ही होंगी। सामने से हटो, सामने से हटो। जान, तुम खुद को संभालो। अगर तुम जज्बाती हो जाओगी तो इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। कितनी गिरी हुई हरकत की है तुमने। सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। जान, देखो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मेरे लिए ना सही तो अपने लिए शांत होकर आराम करो। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, सुनने को कुछ नहीं बचा। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूं क्या।
तुम चाहो तो इसके लिए मुझे दोष दे सकती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना तो ख्याल रखना ही होगा ना। हाँ, क्या तुम्हें हमारे बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो 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 मारो। कसम खाओ, आइंदा झूठ नहीं बोलोगे। मैं कसम खाता हूं, आइंदा अगर मैं उससे दोबारा मिलने गया तो मुझ पर बिजली गिर जाए और मैं कुत्ते की मौत मर जाऊं। हुजूर, श्रीमती फैंग आई हैं। असल में रुकियान यही हैं। नमस्ते हुजूर शी। आप बड़ा मुश्किल सफर तय करके आ रही हैं। बैठिए बैठिए। हुजूर शी, जिस इंसान की बात हो रही है वो वूजिन है। वूजिन? एक औरत थी जो मेरे घर में खाना पकाया करती थी। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम वूजिन था। क्या आप दोनों हम उम्र हो? मेरे पिता ने वूजिन से मेरी दासी बनने के लिए कहा था। मेरे पिता को चार कलाएं और पिंगतान बहुत पसंद था। उसके बाद मेरे पिता ने कई नामचीन कलाकारों को काम पर रखा ताकि मैं वो चार कलाएं सीख सकूं। वो बहुत काबिल थी, उसने सब कुछ सीख लिया, वो भी सिर्फ सुनकर और देख देख कर। कुछ सालों बाद मेरे पिता जुए में अपना सब कुछ हार गए। मैं यांगसू सरकार के पास उसे लेकर गई थी। हम लौट कर आए थे कि उसने मेरी कुछ चीजें चुरा ली और वो भाग गई। आपने दोबारा शिकायत दर्ज की? नहीं, वो एक अरसे से मेरे साथ थी, इसलिए मैंने उसे बख्श दिया। इतने सालों में मैं तो उसे पूरी तरह से भूल गई थी। खैर, चुनलियन ने मुझे उसे चुपके से दिखाया। उसकी पिंगटन की काबिलियत पहले से और भी अच्छी हो गई है। आप एक नेक और रहमदिल इंसान हैं। खैर, आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। चुनलियन, इन्हें इनके कमरे तक ले जाओ। जी। तियानचेंग, मेरे साथ चलो। जियांगडू छोड़ देते हैं, फिर हम सुकून की जिंदगी जिएंगे हमेशा के लिए। अगर मुझे मजबूर किया तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। मार डालोगे? इतने बेदर्द कैसे हो गए? तुम मुझे उकसाओ मत, समझे? ठीक है, तुम इतने बेरहम हो तो मार डालो मुझे। अब इसका क्या मतलब है? मुझे धमकी दे रही हो क्या? मैं सबसे डरने वाला बिल्कुल नहीं हूं। तियानचेंग, इसे झुठलाओ मत। इतना पागलपन ठीक नहीं। पागल तो तुम होती जा रही हो। दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारी शक्ल भी अब देखना नहीं चाहता हूं मैं। हमारा रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। हम दोनों को साथ जीना है। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों को चोट पहुंचे। छोड़ो। हम दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। अधिकारी के, क्या बात है? अधिकारी शी, बैठिए। नहीं ठीक है अधिकारी शी, मैं इस तरह से और नहीं जी सकता। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया ना तो मेरा ससुर वो मेरे घर आकर मेरी खाल उधेड़ देगा। क्या हुआ श्रीमती के को? ही रुओ कियान ने हमारे रिश्ते के बारे में मेरी पत्नी को सब बता दिया है। आज वो पुलिस में भी गई थी और धमकी देकर गई ताकि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या।
उसे बदनाम करना चाहता हूँ। मिस रुकियान को? हाँ। किस बिना पे बदनाम करेंगे? अधिकारी शी, आप यहाँ इतनी देर रात किस लिए आए हैं? अगर ऐतराज ना हो तो हम अकेले में बात कर सकते हैं। खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अधिकारी शी, आपको मुझसे क्या बात करनी है? मेरे आपके यहाँ आने से पहले केटियान चेंग अधिकारी के ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो जो कुछ भी तुम्हारे और उनके बीच में हुआ। मेरे ख्याल से तुम्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने मुझसे क्या कहा। जब मैं यांगसू आई थी उसी दौरान मैं अधिकारी के से मिली थी और मुझे उनसे सच्चा प्यार हो गया। मैंने यहाँ जियांगटू तक उनका पीछा किया। अधिकारी शी, आप पर मेरी मोहब्बत का असर नहीं होता? ओह, क्या इसीलिए तुमने रुकियान की चीजें चुराई थी और जियांगटू आ गई? मुझे पता था ज्यादा समय तक छुपा नहीं पाऊंगी। आप मेरी तफ्तीश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकारी खजाने की लूट तुमसे ताल्लुक रखती है। आप मजाक कर रहे हैं। अगर आपको मुझ पर इस मामले में शक है तो आप सच में बेकार अधिकारी हैं। मिस वू जीन, आपसे गुजारिश है कि आप खुद को कानून के हवाले कर दें। जितना सोचा था उससे भी गए गुजरे हैं आप, क्योंकि रुकियान की पहचान और चीजें चुराने के बाद मेरा रिकॉर्ड थोड़ा खराब हो गया है। मिस रुकियान एक नेक और बड़े दिल वाली औरत हैं। उसने तुम्हारी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई सालों के रिश्ते के खातिर। ओह, वो जरूर गावशान होगा जिसने मरने के बाद भी मुझ पर इल्जाम लगाया। मिस वू जिन, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम बहुत काबिल हो और तुम खुद से एक अच्छी जिंदगी बसर कर सकती हो। मैं खुद से अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। अधिकारी शी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने बेहिसाब मर्द देखे हैं। ठीक उसी तरह मैं ये देख पा रही हूँ कि आप रिश्तों की अहमियत को अच्छे से समझते हैं। मैं बाद में बेरहम हो जाऊंगा। अभी कबूल करने से समझूंगा तुमने खुद को कानून के हवाले किया। अगर कहीं हमारे हाथ सबूत लग गए फिर तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं इंतजार करूंगी अपनी बेगुनाही के लिए। हुजूर, अधिकारी शी, शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तुम दोनों उस तरफ तलाश करो और तुम दोनों यहाँ पर तलाश करो। जी। अच्छे से तलाशी करना। तुम्हारी दोनों दासियां वाकई बहुत अच्छी हैं, जो तुम्हारे ऐसे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी हैं। लोगों को रिश्तों की कद्र करनी चाहिए और हद में रहना चाहिए। हुजूर, लगता है यहाँ कुछ है। रोशनी इधर दिखाना। पचास गट्टे हैं, कांशी के दौर में बनाए गए थे। आपको मुझ पर शक है? तुम लूट के माल के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई हो।
सिर्फ इन्हीं 50 सिक्कों के बिना पर तुम्हें सजाए मौत हो सकती है। अधिकारी शी। अधिकारी के सरकारी चांदी के सिक्के मिल गए? हाँ, मिल गए। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी है? सबूत कहाँ है? सबूत कहाँ है? चिल्लाओ मत। सिंह परिवार को मुंह दिखाने लायक रखो। कार्रवाई शुरू की जाए। कोई है? अपराधी को लेकर आओ। घुटने के बल। शीशीलुन, ये करके तुमने ठीक नहीं किया। अपनी तरक्की के लिए तुमने एक बेगुनाह आदमी को फंसाया है। तुम्हारे पास सबूत क्या है? तुम्हें लगता है मेरे ससुर माफ कर देंगे तुम्हें? बेगुनाह? क्या तुम उस लायक हो? बेहतर है अब तुम अपने ससुर की फिक्र करो। गाओशान मर चुका है। सिर्फ एक वही था जो अब सच्चाई नहीं बता सकता, इसलिए तुम जिद कर रहे हो। ठीक है, मैं सबूत दिखाता हूं। तुम और गाओशान दोनों का जन्म वानशाओ शहर के लूजियाओ गांव यानजाओ में हुआ। तुम बचपन से एक दूसरे को जानते हो। तुम 1 साल बड़े थे। जब तुम जियांगडू पहुंचे, तुमने क्यांगशिंग हाउस से गाने की आवाज सुनी। अधिकारी के, क्या आपने मुझे पहचाना? पहचाना तो नहीं। क्या तुम? हम दोनों एक ही गांव से हैं। मेरा नाम गाओशान है। पूरब वाले गांव परिवार से हो क्या? हाँ, आप पश्चिम से हैं और मैं पूरब से हूँ। वो यहाँ गाओशान के साथ आते हैं। उनकी शराब कभी नहीं छूट सकती। वो हमेशा नशे में रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है अधिकारी के गम भुलाने के लिए पीते हैं। गाओशान उनका सहारा बनते हैं। वो किस बारे में बात करते थे? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। वैसे एक बार जब वो वहाँ बैठे थे तो मैंने सुना वो कह रहे थे कि वो इज्जत के साथ अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं। उनके ससुर जी उनकी मदद नहीं करते। हाँ, तो इससे क्या साबित हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ। इसका खजाने की चोरी से क्या ताल्लुक है? सिंह परिवार के लोग मुझे हुक्म देने वाले होते कौन है?
यहाँ तक कि शिंग फैंगयान के नौकर भी मुझे अकड़ दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि वो मुझसे ऊपर है। वो भी हर वक्त अकड़ दिखाती है मुझे। मैं अपने गांव का एक इज्जतदार आदमी हूं। जब भी मुझे अपना गांव वाला मिलता है उसे घर बुलाने की हिम्मत नहीं होती, मेरे अपने माँ बाप तक को नहीं। ऐसा लगता है कि मैं घर जमाई बनकर रह गया हूं। रोकियान, मेरी किस्मत वैसे ही फूट चुकी है। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों ना मैं कुछ पैसे हासिल करूं। हम हांगजू चलते हैं, एक बड़ा मकान लेंगे, तुमसे शादी करके वहीं रहूंगा। त्यागचेंग, तुम एक अच्छे इंसान हो और एक अच्छे अधिकारी भी। तुमने परिवहन विभाग में कभी लालच नहीं किया, ईमानदार रहे, ना ही मन में गलत ख्याल आए। चाहे तुम कहीं भी हो, मैं हमेशा साथ रहूंगी। गुआन गार्डन वाला घर तुम्हें पसंद नहीं आया? क्यों ना मैं वही घर ले लूं? क्या तुम भी मुझे कम समझती हो? बिल्कुल नहीं, तुम बहुत जज्बाती हो। तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान नहीं है। हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा कहने की? 2 टके की बासारू औरत, क्या कहा तूने? आत्मसम्मान नहीं है मुझ में? एक औरत के भरोसे जीता हूं मैं कोई बुज़दिल नहीं हूं, समझी तू? त्यागचेंग, मेरी बात तो सुनो। और तब से ही त्यागचेंग ने मुझसे दूरी बना ली। मैंने उसका दिल जीतने की बहुत कोशिश की, उस वक्त तक जब तक उसने हार नहीं मान ली। इस बार मैंने नए हथकंडे अपनाए। मैंने जानबूझकर हमारे रिश्ते का सच मेम साहब को बताया। मैं चाहती थी कि मेम साहब त्यागचेंग को घर से निकाल दे, तब जाकर वो मेरे पास आएगा। पर मुझसे एक गलती हो गई। अगर मुझे मजबूर किया तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। मार डालो? मारते क्यों नहीं? हथेली पर जो लिखा था वो सरकारी खजाना और सरकारी पद खरीदने के बारे में था। मार डालो? अधिकारी शी, आप वाकई बहुत तेज हैं। तुमने तो के त्यागचेंग को जबरदस्त झटका दे दिया। गाओशान को अपना हिस्सा मिलने के बाद उसका लालच और बढ़ गया और वो त्यागचेंग को पैसों के लिए धमकाने लगा। त्यागचेंग ने भी काफी पैसे लुटाए, पर उसने गाओशान को मना कर दिया। गाओशान उसकी ठाट बाट से जलता था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो गाओशान ने तुम्हें ढूंढ निकाला। उसे त्यागचेंग के साथ तुम्हारे चक्कर के बारे में भी पता चला। उसने उस बात को लेकर मुझे धमकाया। वो चाहता था मैं भी उससे पैसे लूं। उसने कहा काम होने के बाद मुझे भी हिस्सा मिलेगा। भला मैं उसकी बातों पर कैसे यकीन करती, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि त्यागचेंग को जान का खतरा होगा। तुम कहानी बनाने में माहिर हो, तुम चाहते हो कि मैं त्यागचेंग से पैसे मांगू सिर्फ तुम्हारे कहने पर। वो यकीन करेगा? अगर उसने यकीन नहीं किया तो तुम्हारे लिए मैं लिख दूंगा। तुम उसे सिर्फ दिखा देना, मुझे यकीन है वो कबूल करेगा। तो लिख दो फिर, इस बारे में हर बात लिखना, ताकि मैं यकीन कर पाऊं। हाँ बिल्कुल। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। आजा, आजा। मैंने उससे जो कहा उसने लिखा। लग रहा था मानो दीवारों पर खुरच दिया हो और ईंट की खुरचन पड़ताल के वक्त न्यायाधीश की नजर में आ जाए। त्यागचेंग कभी कबूल नहीं करेगा। ऐसा कुछ है जो सिर्फ तुम दोनों के दरमियान हो? हाँ बिल्कुल। जल्दी करो।
ताला खोलो। क्या आप ठीक है? हाँ, ताला खोल। अमीर बन गए। जल्दी करो, बैग भर दो। मेरा बैग तो भर गया। जल्दी कर। खून निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। जल्दी करो। ये चाबी पकड़ो, जल्दी। चाबी छोड़ो। आजा, आजा। चलो चलो चलो। खजाने से चुराने के लिए मुझे क्यों उकसाया? परिवहन विभाग में ओहदे के लिए घूस देने के लिए पैसों की जरूरत होगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। 7वां स्थान तो वो अपने ससुर के जरिए पा सकता था, खरीदने की क्या जरूरत थी? शुरू में मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। उन पैसों के सामने उसे अधिकारी बनने की जरूरत नहीं है। अधिकारी के तुमसे अलग है। उसके लिए एक अधिकारी बनना तरक्की की निशानी है। वो चाहता था कि जिंग परिवार उसकी इज्जत करे, इसीलिए वो उनसे अपनी पहचान की भीख नहीं मांग सकता था। वो खुद से अपनी पहचान बनाना चाहता था ताकि उसके ससुर का उसे देखने का नजरिया बदल जाए। एक बात और, पता है वो गवर्नर को क्या बुलाता है? एक बदबूदार खूसट बुढ़ा। ये उसके दिल का गहरा राज था। तुम्हें ये सब कैसे पता? अगर वो कुछ भी सोचता तब भी वो मारा जा सकता था। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताना है। तो फिर इसे भी लिख लो। हाँ ठीक है, बिल्कुल। एक किस हो जाए। दूसरी गाल पर भी एक किस कर दूं? बस भी करो। ठीक है, मैं लिख रहा हूं। अगर के ट्यानचिंग मौके का फायदा नहीं उठाता तुम्हें फंसाने के लिए, तो क्या तुम ये सारी सच्चाई कभी किसी को बताती? हाँ। तुम एक मुजरिम को पनाह दे रही थी। अगर तियांगचेंग अपना मन बदलता तो उसे कब्रिस्तान पहुंचा देती। उसने कई लोगों को चोट पहुंचाई है। हर किसी को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। तुम्हें कुछ सालों के लिए जेल होगी। हमने गाओशन के रिकॉर्ड मिलाए हैं जब वो काम पर था। लिखाई मेल खा गई। ये वारदात होने के बाद उस जगह की पड़ताल का रिकॉर्ड है। दक्षिणी पूर्व की दीवार पर छत की टाइल्स गिरी हुई थी, दीवारें खुदरी हुई थी।
और इसका तुमने मिस रोकियान को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया था। क्या अब भी तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं गाओशान को जल्दी मारने वाला था। तुमने उम्मीद नहीं की थी गाओशान मिस रोकियान को बता देगा। मैं समझ सकता हूं गाओशान को खत्म करने के बाद तुम्हें कितनी खुशी मिली होगी। उम्मीद तो तुमने भी नहीं की होगी कि गाओशान ने मेरे कहने पर चोरी की 2 बोरी लू जुआंग के घर में रखी थी ताकि हम उसे फंसा सकें अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मिस रोकियान को भी फंसा सकते हो। क्या तुम उससे नफरत करते हो? बिल्कुल नहीं। अगर मैं उसे मजबूर नहीं करता तो वो कभी कुछ नहीं बोलती। तुम हमें चोरी के माल के पास लेकर चलोगे या हम खुद से चले जाएं? अब क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, अगर तुम हमें ले जाओगे तो तुम्हें आसान मौत मिलेगी।